शुरुआत विजयानंद जी आप ही के साथ करना चाहूंगी और बहुत सीधा और सपाट सवाल, राजनीति से इतर। अगर हर मुस्लिम को ओबीसी में शामिल करते हुए ये आपने व्यवस्था की कि मुस्लिमों को 4% का आरक्षण मिले, क्या आप अपने इस फैसले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरा, क्या ओबीसी का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को दे रही है आपकी सरकार? नहीं, ये बिल्कुल है। मैं ये बताना चाहता हूँ 2022 में बीजेपी सरकार थे कर्नाटक में, इन लोग छीन लिए मुस्लिम का 2B छीन के 2% लिंगायत लोगों को 2% वकलिया लोगों को ये बांट के एक 2D एक 2C बोल के एक रिजर्वेशन लेके आया। 2B क्या किया इन लोग, पूरा 2B जो रिजर्वेशन था मुस्लिम के लिए वो हटाने का कोशिश इन्हें बीजेपी वाले खुद की है। अभी आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। हम ये नहीं मानते। एक बात है, हम भी आई बिलोंग टू, मैं खुद लिंगायत पंचमशाली कम्युनिटी का आई बिलोंग टू द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते बोल के हम 2A पूछे थे। 2A एक वजह 2% इंक्रीज करके हम 3B में है ऑलरेडी, उसको 2% इंक्रीज करके 2D बोल के हमको नया एक रिजर्वेशन दिया। अभी वो जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्हें खुद एक बीजेपी ने विजयानंदी, इसको मैं आपके एक ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर लेती हूँ। शुरुआत में 1-1 मिनट की व्यवस्था थी, मैं इसको इलाबोरेट आपसे समझने के लिए आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो मेरे पास डेटा है जिसमें इस 2B का जिक्र किया है उसमें लिखा गया है कि मुस्लिमों की सभी जातियों को इसमें शामिल किया गया। इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, हंसराज अहीर को आपने सुना होगा इससे पहले, यह भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपसे इसको लेकर जवाब मांगा गया, जवाब क्लैरिटी के साथ नहीं मिला और उनको भी आपका यह फैसला ठीक नहीं लगा जिसका वो जिक्र करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी। शिवम अगर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो जरा मुझे इसकी जानकारी दीजिए। अभी नहीं है हमारे साथ, शिवम हमारे साथ नहीं है, ठीक है। संजीव सर मैं आपके पास आती हूँ, फिर समीर सर आपके पास आऊंगी और बाकी पॉलिटिकल गेस्ट के पास उसके बाद जाऊंगी। संजीव कौशिक जी जरा मुझे इस पूरे फैसले को समझाइए, क्योंकि इसकी आलोचना हर तरफ हो रही है और कहीं ना कहीं इसको उसी मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है जिसका प्रधानमंत्री हर एक मंच से जिक्र करते हैं, जो उन्होंने आज फिर से किया कि आप किसका अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार का यह फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान क्या उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है? क्योंकि इसी तरीके का फैसला पश्चिम बंगाल में कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद रुका है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस इसको लागू नहीं कर पाई। कर्नाटक में यह फैसला कांग्रेस की किस तरीके की मंशा को दर्शाता है? देखिए पूर्णिमा, पूरे मसले पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि चुनावी बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, बगैर चुनाव हुए अपने पार्टियों को जिता रही है, अपने पार्टी के नेताओं को जिता रही है। लगातार उस पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ठीक उसी के बरक्स ये भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी लगातार जो बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में ये कितना महत्वपूर्ण है। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में ये रखा है? क्लियर कांग्रेस पार्टी, एक तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बेहतर होता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनाई, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बड़े किसी नेता की प्रतिक्रिया सुनाती तो ज्यादा बेहतर होता, वो ज्यादा बैलेंसिंग होता। लेकिन खैर वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप हंसराज अहीर की बात कर रहे हैं संजीव सर, और नहीं अब छोड़ दीजिए, उसके हम नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो पिछड़ा वर्ग आयोग के आधिकारिक पर्सन है ना जो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट तो आपने दिया ही, तो विपक्षी पार्टियों का भी स्टेटमेंट होना चाहिए था ना उसके बरक्स में। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में स्टेटमेंट नहीं दे रही है। लगातार वो बोल रही है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो कर्नाटक सेंट्रिक इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ सर, मैं तो कर्नाटक सेंट्रिक। चुनावों से पहले ये फैसला आप याद करिएगा सर, विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका ऐलान किया था कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, राइट, ये कहा गया था। फिर उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव
बीजेपी हार गई, फिर कांग्रेस ने अचानक से फैसला लिया और इस तरीके का ऐलान कर दिया। इसके इम्पैक्ट को और संविधान के लिहाज से भी सर इसको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ समझना चाहती हूं कि कैसे ओबीसी वर्ग में आपने एक सेक्शन क्रिएट करते हुए शामिल कर लिया मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करते हुए 4% का आरक्षण दे दिया। बटेगा तो सर वो वहीं से ना, जाएगा तो वही ना, क्योंकि लिमिटेड है वो भी परसेंटेज। देखिए, सच बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान की यदि बात करेंगे तो धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर ये बात कह रहा हूँ। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर झूठ क्यों बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के वो लगातार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो मूल मुद्दे से भटकाने के लिए ये पुराने मुद्दे को ला करके और उसके आधार पर वो ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि अभी के वक्त में मौजूद सवाल क्या है, उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते वो, क्यों दाएं बाएं भागने की बात कर रहे हैं, क्यों महिलाओं के घरों पर और मंगलसूत्र पर उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्यों वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें वो अचानक करने लगे। देखिए, फर्स्ट फेज प्रथम चरण के चुनाव के बाद में अचानक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सक्रिय हो जाना, एक बड़ी रणनीति बनाना, और उस रणनीति में अब इसी तरह की बातें की जाएंगी जिससे सरोकारी मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार उनसे जो सवाल लगातार चली आई है और आगे भी पूछती रहेंगी। आप 10 सालों में जो वादे किए थे उन वादों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, उसके बारे में बात कीजिए। वो कहाँ जाकर के सालों की उपलब्धियों सिर्फ गिनने के लिए 2-4 पूरे एजेंडे में है जिससे ध्रुवीकरण हो सकता है, लगातार उस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सभी गेस्ट का ऑडियो मेरे ईपी में प्लीज देंगे, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसी बीच में शिवम त्यागी आपके पास आते हुए क्यों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, क्या वजह है इसकी, और ऐसा क्या आपको नजर आता है जिस सेक्शन 2B की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हर एक मंच से कह रहे हैं कि भाई जो ओबीसी का अधिकार है वो उठा के भी मुस्लिमों को दे दिया जा रहा है, उस 4% से क्या समस्या? मैं एक एक करके सभी विषय पर आता हूं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी आकर कहते हैं कि हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि किस पर, किस जाति पर, किस धर्म पर कितने पैसे, कितने एसेट्स हैं, उसके बाद हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का विषय मतलब क्या है? पूर्णिमा मिश्रा ने जब अपना जीवन में करियर शुरू किया होगा इस मीडिया में, उनके साथ साथ और भी बहुत सारी पत्रकारों ने शुरू किया होगा, लेकिन शुरू करने के साथ साथ कुछ ने शुरू करके आगे उसको बड़ा बनाया होगा। आज अपने मेहनत से, अपनी लगन से आज आप जहां पर हैं ये आपने बनाया है। कल आकर राहुल गांधी आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करके कहे कि पूर्णिमा जी आपके पास जो इतने पैसे हैं इसमें से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है, आपने बहुत पैसा कमा लिया, ये तो जिसने नहीं किया उसको देना है। कमाल की बात है, जिसने नहीं किया अपने स्किल पे नहीं किया। अब आगे विषय पर आते हैं जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का विषय और 4% का है। कर्नाटक में पीजी मेडिकल में 930 सीटों पर जो है 930 भर्तियां होनी थी, उसमें से 150 सीटें सिर्फ मुस्लिमों को दे दी, जो कि 16% है। 16% आरक्षण आपने डायरेक्ट दे दिया। 92 जातियों में से 85 जातियों को उठा के आपने ओबीसी में डाल दिया बिना पूछे। जो जातियां ओबीसी में पिछड़े वर्ग में आती नहीं, आपने उनको आरक्षित सीटें दे दी। और कैसे देंगे भाई? तेलंगाना में आपने 4% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया मुस्लिमों को, और आज जब आपकी सरकार आ गई तो रेवंत रेड्डी खड़े होकर अभी पिछले दिनों ईद की बैठक में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम बड़े बड़े वकील लगाएं और ये जो आरक्षण है ये ऐसे का ऐसा ही टिका रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान के डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। 1995 में पीवी नरसिंह राव ने शक्तियां दी वक्फ को, और 2013 में तो मनमोहन सिंह जी ने इतनी शक्तियां दे दी कि कल अगर वो पूर्णिमा मिश्रा या फिर भारत 24 के ऑफिस में आकर ये कहने लगे ना, वक्फ अगर इस बात को क्लेम कर दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो उनको ये साबित नहीं करना है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, आपको साबित करना पड़ेगा। ये सब ताकतें 2013 में मनमोहन जी ने सरकार में दी। नहीं, ये आप मुसलमानों को शिवम, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जो कर्नाटक सरकार का फैसला है जिसको लेकर बीजेपी का ऑब्जेक्शन है, और न सिर्फ कर्नाटक को लेकर बल्कि आपने ये भी कहा कि जो आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश कांग्रेस ने की वो उनका पायलट प्रोजेक्ट था। इस बार अगर वो सत्ता में आती है तो पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्नाटक सरकार का लिया गया फैसला संविधान निहित है या फिर वो संविधान के खिलाफ है?
बिल्कुल संविधान निहित नहीं है। ऑलरेडी जो है पिछड़ा आयोग ने उस पर सवाल उठा दिया गया है, विषय कोर्ट में जाएगा। जहां तक बात तेलंगाना की है, विषय कोर्ट में जाएगा। आंध्र प्रदेश में जब 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने वहां पर 5 बार मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन 5 के 5 बार कोर्ट ने इनको जो है बाहर करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 4 से 14 के बीच में यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने 4 बार मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की, कोर्ट ने इनको बार बार नकार दिया। यह विषय भी नकारा जाएगा। लेकिन जहां तक देने का विषय है, ये देंगे नहीं, इन्होंने दे दिया। तेलंगाना में 4% आरक्षण मुस्लिमों के नाम पर, धर्म के नाम पर दे दिया। कर्नाटक में 85 जातियों को ओबीसी में घुसाकर आरक्षण दे दिया 16%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वक्फ को जमीन, देश के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ को दे दिया। ये देंगे नहीं, ये दे चुके हैं। लेकिन अगर सरकार में आ गए तो फिर ये आपकी ज्वेलरी भी लेंगे। फिर अगर घर में 2 कार है तो 1 कार मुसलमानों को चाहिए, 2 घर है तो 1 घर उनको चाहिए, आपके पास मंगलसूत्र है तो वो उसमें से आधा उनको चाहिए, आपके पास कुछ भी है उसमें से 1 उनको चाहिए। ये मॉडल आगे लॉन्च करेंगे। बाकी और चीजों में तो वो दे चुके हैं। इस हद का तुष्टीकरण वो कर रहे हैं। और हम इसी बात पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर गलती से भी, जो कि ये नहीं आएंगे सरकार में, अगर आए तो इनकी मंशा साफ है। ये तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कर रहे हैं, ना किसी से डर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। कहते हैं कि हाँ हमने किया तो किया, हुआ तो हुआ। सैम पिट्रोदा कहते तो हैं 55% दे देंगे हम।